हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और ज्योग्राफी के रिवीजन के अंतर्गत जो है विश्व और जनसंख्या में हम लोग देख रहे हैं उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और इंक्रीमेंट, कितना उसमें वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हमने समझा कि वर्ल्ड का प्रारूप क्या था, कैसी विश्व की आपकी जनसंख्या है, क्या उसमें प्रारूप है, कैसा भरा हुआ है। घने आबादी वाले देशों को देखा जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। और फिर हमने जनसंख्या घनत्व को मापने की थ्योरी हमने पढ़ी कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया के हिसाब से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हमने कारकों को देखा, ठीक है। जलवायु को देखा, आर्थिक कारकों को पढ़ा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को देखा, जनसंख्या वृद्धि को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। इन सब चीजों को हम लोग देख चुके थे, ठीक। उसके बाद जो है कल हम लोगों ने जनसंख्या के घटक में आपका इन सारे फैक्टर्स को हमने पढ़ा कि अधोशोषित जन्म दर क्या है, ये देख लिए था मैं। अधोशोषित जन्म दर के साथ अधोशोषित जो आपकी मृत्यु दर है वो हमने देख लिया था क्या होती है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद प्रवास को देखा कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसको महसूस करते हैं। प्रवास की स्थिति को भी हम लोग आपका देख चुके हैं, ठीक। और उसके साथ आवागमन कैसा है और गंतव्य स्थान किसको कहा गया है। गंतव्य स्थान को मैंने आपको बताया कि बेसिकली गंतव्य स्थान क्या है, ये देख लिया। कैसे जनसंख्या बढ़ती है, आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके साथ हमने ये देखा प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, अपवर्तक कारक क्या होते हैं। इन सभी को हम लोगों ने गौर करके एक एक करके देख लिया। जनसंख्या संक्रमण क्या है, ये आपका डेमोग्राफी क्या होती है, इसको भी मैंने आपका गौर करके देखा, बहुत अच्छे से बात करी, ठीक है। और घटती अवस्थाओं को हमने देखा। जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं इनको हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम इनको नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उन सभी वेरिएशन पर हम लोगों ने आपका बात करी थी। फिर मैं आपको बता रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर हम लोगों को गौर करना था और उन्हीं को गौर करके आपका आपका देखना था कि जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। उन उपायों को हम लोगों को आपका एक एक करके बहुत अच्छे से बात करनी थी और उसी के विषय में हमको देखना था कि कैसे हो सकती है, ठीक है। इन्हीं पर हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या जो है, क्या उस देश के लिए वो कार्यशील जनसंख्या के रूप में काम करती है या केवल आम जनसंख्या के रूप में? क्या वो भारित जनसंख्या है या फिर वो कार्यशील जनसंख्या है? मैंने आपको एक बार बताया था कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है और भारित जनसंख्या कौन सी होती है। क्लियर हो गया? तो आपको पता होना चाहिए। तो 16 साल तक, 0 से 16 साल तक की जो जनसंख्या है वो कार्यशील है और आपका 49 साल से ऊपर की जो भी आपकी जनसंख्या है वो आपका भारित है। भारित का मतलब है उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग जो है आते हैं, इसलिए हम उसको भारित जनसंख्या के अंतर्गत काउंट करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि वो भारित जनसंख्या है। ध्यान रहेगा इतना। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया उनको कि वो हमारे लिए भारित जनसंख्या, ठीक है। चलिए, तो जनसंख्या के नियंत्रण के कुछ उपाय हैं जो आपको बताए गए होंगे। सबसे पहला उपाय उसमें क्या रखा गया है, मेन हमको करना है परिवार नियोजन का काम, बच्चों के जन्म को रोकना अथवा अंतराल रखना है। पहली बात है कि हम 10 बच्चे पैदा ना करें, हम 2 करें, 3 करें, 4 करें, यानी कि बच्चों को कम करना है। दूसरा अंतराल है, इनके गैप रखना है कि एक पहले बच्चे के साथ दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर होना चाहिए। ऐसा हमको अंतराल की बातें, ठीक। परिवार नियोजन सुविधा जनसंख्या वृद्धि की सीमित करने और महिलाओं को स्वास्थ्य को बेहतर करने और मुख्य भूमिका निभाता है। इन सभी चीज को आपका देखने, इन सभी चीज को अच्छा करने पर, इन चीज को देखने पर उसका मेन रोल है, ठीक। फिर 4, गर्भ निरोधक की बाप की सुगमता, कि आप इस चीज के बारे में लोगों को प्रचार करें।
गर्भ निरोधक आपकी गोलियां आती हैं, वहाँ जो भी आपका प्रोडक्शन है वो आप प्रॉपरली लें, और बड़े जो आपके परिवार हैं उनको कर निरुस्त उपाय के लिए आपको कुछ ऐसे प्रावधान करें, जनसंख्या नियंत्रण में कुछ बहुत सारी चीजें सहायक हों, ऐसा कुछ हमको प्रोग्राम आपका डेवलप करना चाहिए। ठीक। और थॉमस माल्सन ने अपने सिद्धांतों में भी और 1798 में कहा कि लोगों की तेजी से खाद्य आपूर्ति कैसे तेज हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अकाल, बीमारी, युद्ध और अचानक बहुत सारी चीजों में आपकी गिरावट के कारण ये सारी चीजें हम लोगों को सामने दिखाई। तो इन चीजों को हमको आपका देखना होगा, कैसे इनको रखा जाए, कैसे इनको सुनिश्चित किया जाए, ये सब चीजें हमको करनी होगी, तभी हम कह सकते हैं हमारे पास जनसंख्या वितरण है। अगर हम अपने राज्य को देखते हैं, हमारा राज्य इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारा क्षेत्र आपका पर्वतीय है, कुछ क्षेत्र में आपका मैदानी है, तो हमको ये सब चीजों को महसूस करना होगा कि कहाँ पर जनसंख्या है, वो किन कारणों से बसी है, भौतिक कारणों से है या फिर आपका औद्योगिक कारणों से बसी है, प्राकृतिक कारण है, उसमें कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपका मौजूद है इन सब के लिए। आइए कुछ ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी देखेंगे, और इन पे बढ़ने से पहले हम आगे एक बार पीछे चलते हैं। तो मैंने आपको जो ये सारा 10 किए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर, ये सारी चीजों को मैंने आपको समझाया है और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इनमें गौर करिए। इसमें से मुझे उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन इस बार बोर्ड पेपर में आपको मिल जाए, और मिलते हैं तो बड़ी सुगमता की बात है, छोटा टॉपिक है, अच्छे से बहुत बढ़िया से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर 2 क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर हम 2 क्वेश्चन यहाँ से कर पाए। क्लियर है? इतना अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो 2 क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल जाते हैं तो हमको बहुत लाभ होगा, क्योंकि अगर हम छोटे चैप्टर से, जैसे सीबीआर से हमारे भाग क्वेश्चन मिल गया कि हम सीबीआर को ज्ञात कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखने के लिए आ गया, तो किसी वर्ष विशेष मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के माध्यम में अनुमानित जो भी आपकी पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई आपका 1000। ठीक है, तो जहां पर मृत्यु दर निकाली जाती है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर 100 से मल्टीप्लाई और कहां पर आपका 1000 से मल्टीप्लाई है, ये आपको मेनली आपको वेरीफाई करना है, और ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये तब ही संभव है जब आप प्रॉपरली उन पर ध्यान देंगे, आप उनको तैयार करते चलेंगे। ठीक है, और उसके साथ बच्चों ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन आने की भी आपकी संभावना है। ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, या तो लॉन्ग में टकराएगा या फिर शॉर्ट में, ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा जरूर। ठीक है, और ये है आपका जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन बन जाए किसी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन वहां के लोगों की जनसंख्या को बढ़ोतरी में या उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, क्या चीजें हमारे सामने जो हम उनको देखकर अपने पर एक एक करके उनको रेक्टिफाई करें। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें हमें बड़े महत्वपूर्ण तरीके से गौर करके एक एक करके हमको आपका देखना है, और हमें आपका बात करनी है कि क्या कुछ कैसे सुनिश्चित करें, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देख लिया? अच्छा, आप मुझे बताइए, आज की तारीख में जो है ग्लोबलाइज का टाइम है, वैश्वीकरण का समय है, नई नई तकनीकी हमारे सामने आ रही है, नई नई की रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, नई टेक्निकल स्किल आ रही हैं, लोग नए नए कोर्सेज लेके हमारे सामने आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि लोग अपना बेहतर भविष्य ढूंढने के लिए नगरों की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इसी का है कि क्या कारण है लोग बेहतर भविष्य के लिए नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ठीक, या कौन सी वो सुविधा नहीं है, कौन सी वो सुविधा का अभाव है जो लोग गांव से शहर की तरफ प्रवास कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा कारण है कि लोग शहरों से गांव की तरफ आपका प्रवास कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तभी पता होगा जब आप उनकी बेसिक रूट्स आपने पढ़ी होंगी, उन शब्दों की जो क्वेश्चन है उनकी बेसिक जो प्रेरिंग है आपने की होगी, तभी आप उन सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से कर पाओगे, उनको समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप इनको करोगे तो चीजें बड़ी सरल और कॉमन हो जाएंगी। आइए अब हम इसके कुछ जो है ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं उन पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। चैप्टर है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। बताइए, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था
सारे महाद्वीप मैंने पढ़े और मैंने आपको बताया कि लगभग लगभग 60% पॉपुलेशन अकेला जो है एशिया महाद्वीप कैरी की हुई है बढ़ता, कुछ कम हो लेकिन लगभग 50-60% उसके पास है। बड़ा सिंपल आंसर है और सही आंसर है। जनसंख्या वृद्धि दर एशिया में सर्वाधिक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल का मतलब होता है जहां जनसंख्या कम है वो क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है और नहीं है दोनों की जो आपकी पेयरिंग है उनमें अंतर है। होना बी मस्ट, नहीं है, ठीक, ये देखना है। तो आप मुझे बताइए कहाँ नहीं है? अटाकामा डल्स में पॉपुलेशन रहती है, विरल नहीं है, यहाँ विरल है। भूमध्य रेखा में विरल है, आतुर्वध्य क्षेत्र में। सिंपल से अगर ये विरल न लिख के अगर ये लिख देता कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या कम नहीं पाई जाती, कम पाई जाती तो अटाकामा डल्स आंसर होता, भूमध्य रेखा और आपका ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पूर्व एशिया ऐसे क्षेत्र है जहां पर विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। कहां नहीं मिलती है? इन क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगला कारक नहीं है तो ये आपको क्लियर होगा, चिकित्सा शैक्षणिक सेवा संस्थान। ठीक है, ये हमने देख लिया, तीनों देख लिया। अगला हम लोग करते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कहीं नहीं है, बताइए। लगभग 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ गई है। ये फैक्टर सही नहीं है। या 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, या जननांकीय संक्रमण प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, यही पूछ रहा है। सही होना और नहीं होने में अंतर बेटा। तो इसका आंसर होगा कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुनी से अधिक बढ़ गई है, जो ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखो मैंने फिर क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपके सामने समक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है और 30 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों को देखिए। अभी हमने कौन कौन से कारक पढ़े थे? सबसे पहले हमने जो था आपका भौतिक कारक पढ़े। आप जलवायु को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लियर है? तो क्वेश्चन कहां से छुपा है? सेम क्वेश्चन के अंदर से बना हुआ क्वेश्चन है और मैं आपको अभी दिखा रहा था कि ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। ये देखिए, तो एक आप भौगोलिक कारक लिख सकते हो, एक आप आर्थिक कारक लिख सकते हो, ठीक है, और एक आप जो है उसमें जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक लिख सकते हो। तो ये इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, शब्दों को देखना है। तो सीधा 3 हेडिंग आपको तीनों लिखना था भाई। भौतिक कारक आप लिख देते और एक सामाजिक एवं राजनीतिक कारक हो जाता और एक आर्थिक कारक। तो 3 कारक ही उन्हें पूछे हुए थे और हम आपका तीनों के जवाब भी देते। तो वो कहते हमारे 30 वर्ड में सीधा आंसर और टक दना से आंसर और सीधा हमारा टू द पॉइंट आंसर और हमारे टू द पॉइंट नंबर हमको मिलेंगे। तो हमको ये सारी चीजों को बड़ा ध्यान देना है कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या है ये सब चीजें। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं तो आप देखेंगे क्वेश्चन है कि विश्व की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? कि विश्व मतलब पूरे संसार में जहां पर लोग ज्यादा रह रहे हैं, अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? भाई हमने पढ़ा है जहां पर आपका रिसोर्सेज अच्छे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, लोगों के हेल्थ फैसिलिटी एजुकेशन में आपका अपना क्लाइमेट, वहाँ सब चीजें, आपका रोजगार डेवलपमेंट टेक्निकल चीजें हैं, तो लोग जा रहे हैं ऑब्वियस। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसी के लिए आपका वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक बताइए। अब जनसंख्या के परिवर्तन के कारक क्या होंगे? घटक परिवर्तन करने के। और भाई आप देखिए जनसंख्या परिवर्तन में या तो जनसंख्या आपका बढ़ रही होगी या घट रही होगी, यही तो हो सकता है। कौन कौन से घटक है भाई? किसी क्षेत्र में अगर आपका घट रही है तो वहां पर कुछ आपके प्राकृतिक आपदा होंगे तो घट रही है।
बढ़ रही है तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपका तो बढ़ रही है। तो यही फैक्टर ऐसे हैं जो आपका क्लाइमेट कहीं की अच्छी है तो लोग वहां जाते हैं, सोयल अगर कहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन अच्छा है मिट्टी का तो लोग वहां उस क्षेत्र में रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र देखिए, आप सिंधु नदी का क्षेत्र देखिए, और जितनी भी हमारे प्रायद्वीपीय पठार में भारत में बहने वाली नदियां हैं, चाहे कृष्णा, गोदावरी, आपका वेन गंगा, एन गंगा, जोन सी महानदी वगैरह इत्यादि हैं, उन सब में देखिए तो उन सब में यही चीज आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी और आप इनको देखेंगे तो इन सब चीजों पर बात करना और देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण आपको नजर आएगा। अब मुझे बताइए, जन्म दर और मृत्यु दर को स्पष्ट कीजिए। देखिए बड़ा आसान है, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर कितने प्रतिशत की दर से आपकी जनसंख्या बढ़ रही। मान लीजिए 2010 और 2012 के बीच, 11 से 12 के बीच जनसंख्या 14 कर लेते हैं के बीच 5% प्रति वर्ष, फिर तो इसको अगर हम प्रति वर्ष इसको तो 12 करना पड़ेगा, प्रति वर्ष से बढ़ रही। तो दर रेट, जहां पर भी दर आ गया, दर का मतलब सिंपल होता है प्रतिशत, ये ध्यान रखिए। जनसंख्या हमसे क्या पूछ रहा है, उसका प्रतिशत पूछ रहा है कि जनसंख्या किस प्रतिशत में आपका बढ़ रही है, ये हमसे उन्होंने आंसर में पूछा है कि कितने प्रतिशत में बढ़ रही है। ठीक। मृत्यु दर, दर का मतलब है कि आपका जीवित जो लोग हैं तो उनका हमने यहां देख लिया, अब हमें मृत्यु वाला देखना कि कितने लोगों की संख्या हो रही, मृत्यु हो रही है। तो ये परसेंटेज में निकलता है और परसेंटेज हमेशा हम किस में मापते हैं, 100 में मापते हैं। तो हमको क्लियर होगा दर क्या है कि मृत्यु दर क्या हो सकता है, मृत्यु दर आपकी कितनी हो, 4% प्रति वर्ष हो। क्लियर है। अगर ऐसा है, और मैंने आपको यह भी बताया कि हम कौन सी अवस्था में हैं, ठीक, हम सेकेंड स्टेज में हैं, यानी कि ना मृत्यु दर, सॉरी हम थर्ड स्टेज में हैं कि ना कोई हमारे पास मृत्यु दर ज्यादा है और ना ही जन्म दर बाहर आपका हमारे पास आपकी ज्यादा है। तो ये सारी चीज है जो आपका मैटर कर रही है। अच्छा, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था और मैंने कहा था कि ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति रोजगार, जीवन की रहन सहन की दशा इत्यादि के लिए कम हो तो आदमी बाहर चला जाता है। जहां पर जीवन, वायु सब अच्छी हो, वो उन सारी चीजों को देखने के लिए व्यक्ति बाहर से आ भी जाता है। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक किसी भी क्षेत्र में फेवरेबल कंडीशन को एक्सेप्टेबल करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है अपना रोल प्ले करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंस है इसकी अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को लेकर। तो आपको इन सारी चीजों को अच्छे से देखना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। कह रहे हैं कि विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना। तो अभी मैं आपको देख रहा था, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक में जितने कारक खुले हुए हैं कि आपका जलवायु, एजुकेशन, ये सब चीजों को उनको आप एक एक करके एक्सप्लेन लिखते हैं ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या संक्रमण की तीनों अवस्था मैंने आपको पढ़ा चुका है। जन्म दर बहुत ज्यादा है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा, जन्म दर बहुत तेज, मृत्यु दर कम, जन्म दर कम और मृत्यु दर कम, ये तीनों अवस्था है। इन चीजों को आप लिख सकते हैं। अगला है यूरोप और एशिया में जो आपका ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश, यानी कि ऐसे कौन से देश हैं भारत में, सॉरी एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में, जहां जनसंख्या आपका निगेटिव रही है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि उनमें जो आपका वृद्धि है वो आपका नहीं हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही, मिलते हैं, करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और आप अपने चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिए। धन्यवाद।